नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। हमेशा हम बात करते हैं एजुकेशन की, और आज हमारी ज़िंदगी में एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारी शुरुआत ही पढ़ाई से होती है, जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। ऐसी कुछ एकेडमी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो आपको बेहतरीन शिक्षा देने में सर्वोत्तम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दिनेश चौहान सर की, जो टारगेट एकेडमी के डायरेक्टर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। सर, आज शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा अपने आप में बहुत ज़्यादा एक उच्च स्तर पर गई है। आपकी टारगेट एकेडमी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, आज आपने जैसे कहा कि आज शिक्षा का दौर है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो टारगेट एकेडमी ऑफ साइंस इनकी हमने शुरुआत 2004 में की थी, और अभी करीबन टारगेट एकेडमी को 20 साल कंप्लीट होते आए रहे। टारगेट एकेडमी में शुरुआत करने के पीछे भी बहुत सारे उद्देश्य थे। एकेडमी में बहुत सारे कोर्सेज किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों चालू करना है, इसके लिए भी बहुत बड़ा मंथन हुआ है। और टारगेट ही नाम क्यों रखना, इसके पीछे भी बहुत सारा विचार करने के बाद ही टारगेट का नाम आया है। तो टारगेट एकेडमी तो हम जानते ही, और अपने आप में वो एक बहुत जाना माना नाम है। सर, हम इंटर्न एग्ज़ाम की बात करते हैं, जेईटी जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इन स्टूडेंट को आप किस तरह से एजुकेशन देते हैं, किस तरह से फॉर्मूले उन्हें बताते हैं, वो ताकि उन्हें आसान जाए पढ़ाई के लिए? जी मैडम, देखिए, टारगेट एकेडमी में 11, 12 JEE नीट और MSCT, नीट हो गया, JEE MSCT, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्लासेस होते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोले तो एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम विद्यार्थियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण होती है, जिसकी वजह से ये अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का जो टारगेट होता है, ध्येय होता है, वह हासिल करते हैं। बिल्कुल। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, एकदम डीप लेवल तक के पढ़ाना पड़ता है। इसलिए हमने जो एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम गोइंग बच्चे रहते हैं, जैसे JEE देना और नीट देना हो, इन बच्चों को साथ साथ 2 एग्ज़ाम देनी है। एक स्टेट की भी देनी है, बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है सब्जेक्टिव, और एक कॉम्पिटिटिव JEE नीट की भी एग्ज़ाम उनको देनी है। तो ऐसे बच्चों को, लेकिन दोनों एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं। एक बोर्ड की एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होती है। कि ये दोनों का मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में बच्चे को डिस्क्रिप्टिव लिखना है और ऑब्जेक्टिव में ओनली टिक करना उनको। सो दोनों का मिक्सिंग नहीं होने के लिए टारगेट एकेडमी ऑफ साइंस स्पेशल कोर्स का अच्छे तरीके से एनालिसिस करके हमने इस तरीके से किया है कि बोर्ड का प्रिपरेशन, बोर्ड का इनका सिलेबस अलग क्लास में और उनका एंट्रेंस का सिलेबस अलग क्लास में, ताकि बच्चों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में तकलीफ ना हो। बिल्कुल सही कहा है सर। जैसे हम देखते हैं कि एजुकेशन में काफ़ी अब चेंजेस आ गए हैं, और जिस तरह से आपने कहा है कि हम उन्हें अलग अलग वे से पढ़ाते हैं। सर, अब पढ़ाई की बात करते हैं तो हमने देखा था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम देना और ऑनलाइन स्टडी में बहुत काफ़ी डिफरेंट आ गया है। तो कंटिन्यूसली हम अब तक देखते आ रहे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हुई थी। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम से कितने बच्चे ग्रास्पिंग कर पाते हैं, और क्या ऑफलाइन एजुकेशन अच्छा है या ऑनलाइन? आपके नज़र में क्या लगता है? देखिए मैडम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आपने देखे होंगे कि 2 साल पहले कोरोना की एक बहुत बड़ी महामारी अपने देश में आई थी, और इस महामारी को हम बहुत लोगों ने फेस भी किया है। एंड दैट टाइम बहुत सारे बच्चों को, सब लॉकडाउन की वजह से घर में रहते थे, तो उनका एजुकेशन प्रॉपरली चालू रहने के लिए उस टाइम पे बहुत सारे ऐप आए थे, ऑनलाइन एजुकेशन हमने भी चलाया। बट हम दोनों चीज़ को हम वेरीफाई कर रहे हैं, अगर डिफरेंट देखें तो देयर इज लॉट डिफरेंस बिटवीन द ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑफलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में एक वन वे एजुकेशन होता है, ओनली बच्चे सिर्फ उधर से सुन लेते हैं, और ऑफलाइन एजुकेशन में दोनों तरह से 2 वे कम्युनिकेशन होता है। और एक्चुअली हम देखें, अगर एज ए मैं टीचर्स हूँ, मैं मेरे बच्चों को अगर पढ़ाना चाहता हूँ, तो मेरे को ये होना चाहिए कि मेरे सामने बच्चे वाला उसका फेस रीडिंग देख के भी उसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा होगा तो वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, या मैं उसको भी पूछ सकता हूँ, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली टीचिंग जो है, ये टीचिंग कोई भी टीचर है, मैं या रवैया कोई भी टीचर है, टीचर का एक उद्देश्य होता है, उसको बच्चे का फेस रीडिंग देख के भी टीचर हम लोगों को समझ जाता है बच्चे को प्रॉपरली समझ रहा है या नहीं समझ रहा है।
ऑनलाइन एजुकेशन में ये चीज़ हम टीचर से नहीं एक्सेप्ट कर पाते। और ऑनलाइन एजुकेशन में अक्सर ये होता है कि एक 22 मिनट्स या 15 to 20 मिनट्स बच्चा अच्छे तरह से कॉन्सेंट्रेट करता है ऑनलाइन में, उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन लेस हो जाता है और वो एक्चुअली ऑफ जाके वो बाकी के अपने उसका कंसंट्रेशन टोटली बंद ही हो जाता है। तो उसकी वजह से जो अपने को उसको प्रॉपर नॉलेज देना हो या बच्चे को जो नॉलेज देना हो वो बच्चा प्रॉपरली नहीं ले पाता एंड बेसिक कंसेप्ट उसके नहीं क्लियर हो पाते। बिल्कुल ये बात ऑफलाइन में बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हम देखते हैं 2 सालों से जब बच्चे आप केजी नर्सरी का बच्चा पकड़ लो, फर्स्ट क्लास का पकड़ लो या ग्रेजुएशन, अलग अलग एग्ज़ाम जो हुई है वो सारा एजुकेशन ऑनलाइन ही चल रहा था। जैसे सर ने कहा कि कई ऐप्स भी आए, तो इस ऐप के ज़रिए सर एजुकेशन हो गया, लोगों ने पढ़ाई की। बट हमारे नज़र से, मेरे नज़र से हम देखते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करना, ऐप थ्रू पढ़ाई करना, ये बहुत ज़्यादा हमारे समझ में नहीं आता है। तो इसका परिणाम क्या लगता है आपको कोचिंग क्लासेस पे हुआ है? देखिए मैडम, कैसा था कि जैसे 2 साल पहले की हम लोग की सबकी मजबूरी थी ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इसीलिए वो एक मजबूरी के तौर पे हमने ऑनलाइन एजुकेशन चलाया और बच्चों ने भी वो ले लिया। बट एज अ रिजल्ट के तौर पे देखे तो ऑनलाइन एजुकेशन में इतना खास रिजल्ट नहीं आता जो कि ऑफलाइन एजुकेशन में आता है। आपने देखे होंगे 2 साल पहले कि ऑनलाइन के बहुत सारे ऐप है, अब बहुत सारे मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे सारे मार्केट में ऐप आए थे जिन्होंने धूम मचा के रखी थी। लेकिन जैसे ऑफलाइन एजुकेशन अभी स्टार्ट हुआ तो आपने देखे होंगे ऑनलाइन के नाम ही धीरे धीरे कम जा रहा है और एकदम डिस्टर्ब होने के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने जैसे कहा है कि ऐसे ऐप्स तो बहुत सारे आए थे, कुछ समय के लिए वो हमने ऐप्स डाउनलोड कर लिए, उसके ज़रिए पढ़ाई भी कर ली। मगर अब बात करते हैं कि ऐप्स हमारे लिए कितना ज़रूरी था और कोचिंग करना कितना ज़रूरी था, तो वो भी सर ने क्लियर कर दिया है। सर, ऐप के थ्रू, ये मेरा सवाल है कि ऐप के थ्रू हमने बहुत सारी पढ़ाई की, ठीक है, और देन उसके बाद हम देखते कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद हमें नहीं पता कि आगे वाला बच्चा किस तरह से एग्ज़ाम दे रहा है, वो देख के भी एग्ज़ाम दे रहा था। तो इस माध्यम से अभी जो जनरेशन है कुछ सालों में, अब जैसे 11-12 हो गए, उनकी पढ़ाई पर कितना असर हुआ है, आपको क्या लगता है ऑनलाइन एजुकेशन से? यस। देखिए मैडम, आपने सही सवाल पूछा कि ऑनलाइन एजुकेशन में हमने बच्चों के एग्जाम भी ऑनलाइन ली। अब बहुत सारे आप लोगों को पता होगा, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें स्टूडेंट को चीटिंग के लिए तो हम रोक ही नहीं सकते। ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चा ऑनलाइन के लिए बैठता था, आजू बाजू 2 मोबाइल लेके बैठते थे, एग्जाम हो जाती थी। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन में एग्जाम भी प्रॉपरली नहीं हो पाई है सब। बट एक्चुअली क्या हो गया ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, तो मैं यही कहूँगा कि बेसिक कंसेप्ट बच्चों का क्लियर नहीं हो पा रहा है, ही इज नॉट सीरियस अबाउट द स्टडीज। एंड अक्सर ये हो रहा है कि ये 2 साल में बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के करने की वजह से बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप की एक हैबिट सी हो गई है और उसके वजह से बच्चा पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेट कम और मोबाइल में जो अलग अलग ऐप्स होते हैं, बाकी जो सोशल मीडिया है उसको ओपन करके वो व्हाट्सएप रहे, फेसबुक रहे, इस चीज के तरफ बच्चा बहुत डाइवर्ट हो रहा है। इट इज डेंजरस फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल। और हम भी यही चाहते हैं कि आपके बच्चे जितना मोबाइल के अधीन हो तो उन्हें कम कीजिए, क्योंकि एजुकेशन हमें सामने बैठकर ही अच्छे से आ सकता है। आप मोबाइल के थ्रू बस उसे देख सकते हैं या थोड़ा अपने आप में समा सकते हैं, मगर पूरी जो एजुकेशन है, जो पॉइंट्स होते हैं, डीपली एजुकेशन होता है, वो हमें क्लास, कॉलेज या स्कूल में ही मिलता है। तो सर ने जैसे कहा कि ये भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है, तो आप भी अपने बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखिए और जितने अच्छे कोचिंग क्लासेस हो, जैसे सर की कोचिंग क्लासेस है, यहाँ पे भी आप उन्हें भेज सकते हो और आपके बच्चे को बहुत अच्छा बेहतर बना सकते हैं। अब सवाल है सर 10th 11th 12th का, तो वो बच्चे जो है वो क्लासेस आना, कोचिंग क्लासेस आना पसंद करते हैं और वहाँ से अच्छा एजुकेशन लेते हैं, मगर हम जूनियर कॉलेज की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली एग्जाम देने चले जाते हैं। तो ये कितना सही लगता है आपको कि डायरेक्टली एग्जाम देना और कोचिंग में कितना फर्क है? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम, और इसके लिए तो बहुत बड़ी डिबेट भी होनी चाहिए कि ये आज के दौर पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बच्चा कोचिंग जाना पसंद करता है लेकिन कॉलेज जाना नहीं पसंद करता। लेकिन इसके लिए तो मैं जिम्मेदार सरकार को ही ठहराऊंगा, गवर्नमेंट को ठहराऊंगा, क्योंकि अक्सर अभी ये हो रहा है कि जो भी गवर्नमेंट आज स्कूल कॉलेज जो दे रहा है ये सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज होते हैं। अब सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज को गवर्नमेंट का कोई ग्रांट तो मिलता नहीं है। तो व्हाट हैपन इज हियर,
तो कॉलेज भी, अगर मैं एक सेल्फ फाइनेंस का कॉलेज लूँ तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के लिए मेरे को टीचर भी रखना है, उनको बच्चों को एजुकेशन भी देना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, इसके लिए मेरे पास खर्चा है। तो व्हाट हैपन दैट कि मैं ऐसे टीचर रखता हूँ जो मेरे को कम पेमेंट के मिले, बराबर है। तो उस कम पेमेंट के वजह से वो टीचर को भी लगता है मैं तो यहाँ परमानेंट होने वाला नहीं हूँ भैया, तो वो भी जिस लेवल तक के हार्ड वर्किंग करना चाहिए उस लेवल तक के हार्ड वर्किंग हो नहीं पाता। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो पढ़ाई है उसमें बच्चे क्या होते हैं, वो अगर पूरा कॉम्पिटिटिव वो स्टेट बोर्ड का करने जाओ तो उनका मॉर्निंग से लेकर तो इवनिंग मिनिमम 8 आवर्स की स्टडी उनको इसमें जाती है, बिल्कुल, तो उनको कॉलेज जाने का टाइम ही मिलता है। लेकिन सेकंड व्यूज बच्चों में थिंकिंग ये आता है लेकिन कॉलेज जाके भी करे क्या, वहां पे भी तो उनके प्रॉपर लेक्चर नहीं हो रहे, इस वजह से बच्चे का कॉलेज की तरफ कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है। बट मैं तो यही कहूंगा कि अगर अच्छा एजुकेशन कॉलेज में मिल रहा है तो बच्चों ने कॉलेज में 2 to 3 आवर्स के लिए एटलीस्ट, नहीं तो प्रैक्टिकल एग्जाम तो भी, एक प्रैक्टिकल एग्जाम ले लो, प्रैक्टिकल तो भी साइंस के बच्चे तो उन्होंने प्रैक्टिकल करने के लिए भी कॉलेज में जाना चाहिए। सर इससे ही रिलेटेड मेरा ये सवाल है, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं और ये सही बात है, हम देखते हैं कि आज कॉलेज की इमारतें तो बहुत सारी बढ़ गई है, मगर वहाँ चाहिए उतने स्टूडेंट्स नहीं मिलते। और मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन भी अब कॉलेज में हमें जैसे मिला पहले कि हम पूरा पीरियड्स कॉलेज के अटेंड करते थे और बहुत अच्छे हम वहाँ से ग्राफ्सिंग भी करते थे, मगर आज के पीरियड में ना कॉलेज में सही तरीके से पढ़ाया जाता है और ना ही टीचर्स फैकल्टी है वहाँ, तो इसलिए कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस की और लोगों का रुख बढ़ गया है। तो आप ऐसे कॉलेजेस को, ऐसे टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? एक्चुअली मैं तो सबसे पहले तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ने भी ऐसे कॉलेज की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, और जो कॉलेजेस है उन कॉलेज वालों ने भी, जो मैनेजमेंट, उससे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक प्रॉपर टीचर रख के बच्चे के लेक्चर प्रॉपरली होना चाहिए, ताकि बच्चों को जो नॉलेज, जो हम ये नहीं बोलेंगे कॉलेज में सिर्फ बच्चे नॉलेज ले जाते, कॉलेज में बहुत सारे जो चीज़ें होती है, जो क्या बोलेंगे सिस्टम्स होता है, जो मैनर्स होते हैं, कुछ बहुत सारे, एक हम बोलते हैं ना, बचपन में हम जब भी छोटे मोटे स्कूल में जाते थे तो बहुत सारे सीखने के लिए जाते थे, ओनली नॉलेज ही नहीं, नॉलेज तो हमको कहीं मिल जाएगा, पर बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल में ही या कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इसलिए मैं कॉलेज वालों को, जो भी कॉलेजेस का डायरेक्टर है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रॉपर टीचर रख के बच्चों को प्रॉपर नॉलेज देने का, उनके प्रॉपरली लेक्चर होने की थोड़ा कोशिश करेंगे, ताकि बच्चों का भी, और कॉलेज में भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स वो अरेंज करें ताकि बच्चे भी कॉलेज की तरफ जाने का कॉन्सेंट्रेट करें और उनको भी इंटरेस्ट भी है। नहीं, कॉलेज में जाने से एक पर्सनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो रहे, भाई हमारी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं डेवलप हो रही। आज देखिए कॉम्पिटेटिव का युग है, बच्चों में ऐसे, क्योंकि कोचिंग क्लास वाले इतने हम पर्सनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम नहीं दे सकते, लेकिन कॉलेज वाले अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसी चीज अगर कॉलेज वालों ने अरेंज की है तो एब्सोल्युटली बच्चे कॉलेज की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया है चौहान सर ने, क्योंकि देखो खुद की एकेडमी है, टारगेट एकेडमी, बावजूद इसके वो आह्वान कर रहे हैं कि कॉलेज में बच्चों ने जाना चाहिए, वहाँ से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, हमें अच्छी सीख मिलती है, वो सीखनी चाहिए। चाहे तो वो ये भी कह सकते थे कि हमारे एकेडमी में, बट वो बच्चों को जो संस्कार होते हैं, जो अच्छा एजुकेशन होता है, डीपली नॉलेज होता है, या अपने आप को कैसे बदले, कैसे ग्रूम करे, ये सारी चीज़ें हमें कॉलेज में ही मिलती है। सर अब एक सवाल ये है, अभी 10th 12th के एग्ज़ाम स्टार्ट होगी और पेरेंट्स का जो रहता है बच्चों पर प्रेशर, क्योंकि पहले जैसे एजुकेशन में था 75% मिल जाते तो बच्चा फर्स्ट क्लास आता था, पेरेंट्स बहुत हैप्पी होते थे, 35 में भी पेरेंट्स हैप्पी होते थे कि नहीं मेरा बच्चा एटलीस्ट पास हो गया 10th 12th। बट अभी सिलसिला कुछ चेंज हो गया है। आई थिंक बच्चों को 99% मिलने के बावजूद पेरेंट्स कहते हैं कि 100 क्यों नहीं आए, यानी 100% तो हमने पहले सुने ही नहीं थे, लेकिन अभी सुन रहे हैं। तो ये प्रेशर जो पेरेंट्स बच्चों पे करते हैं कितना सही है? एक्चुअली मैडम, ये तो अभी देखो जो शिक्षण प्रणाली है बेस्ट ऑफ 5 जो आया है 10th में, तो ये बेस्ट ऑफ 5 के कारण बच्चों को बहुत सारे परसेंटेज बढ़ गए। आपने भी एक सवाल कहा कि अभी तो 100% भी मिल रहे हैं। 100% तो मिलते ही जाएंगे ना, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, अगर इंटरनल मार्क दिखे तो एटलीस्ट 12 to 15% स्कूल से ही मिल रहे बच्चों को, और जो क्या आउट ऑफ हर स्कूल देती है बच्चों को 30 मार्क्स सब्जेक्ट में उनको ऐसे ही मिल जाते हैं, और उसकी वजह से बच्चे का 100 मार्क तक के गया। लेकिन ये देखिए मैडम, ऐसा रहता है
कि बोलते ना जैसे जैसे हमारे ख्वाब बढ़ जाते हैं तो अपेक्षाएं बढ़ जाती है। तो देखिए पहले के ज़माने में 60 to 70 मिल जाते थे, फर्स्ट क्लास आ गया, पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन लगता था। लेकिन आज देख रहे बच्चे को 100 आ रहे, तो हम पेरेंट ये चाहते कि उसके बच्चे को 100 आए तो हमारे बच्चे को 100 क्यों ना आए। लेकिन मैं अभी सभी पेरेंट्स को इस आपके कैमरे की वजह से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि प्लीज़ अपने बच्चों के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर मत रखिए, कोई ऐसी अपेक्षाएं मत रखिए ताकि बच्चा आपका अंडर द प्रेशर हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल सही मैसेज दिया है सर ने, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे आजकल ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, पेरेंट्स के प्रेशराइज में आ जाते हैं और देन कुछ भी कदम उठाते हैं। तो सर ने बहुत अच्छा आह्वान किया है सभी पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें, क्योंकि हाल ही में अभी 10-12 की एग्ज़ाम शुरू हो गई और पेरेंट्स का ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे कि आप कितने परसेंट ला सकते, क्योंकि वो कितना ला रहा है तो डिपेंड करता है कि मेरा बच्चा भी इतना लाना चाहिए। तो उसकी एजुकेशन की स्टाइल अलग है, आपके बच्चों की एजुकेशन की स्टाइल अलग है। तो सर ने जैसा मैसेज दिया है चौहान सर ने कि आप अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करते हो, उसे मोटिवेट कीजिए कि चल पढ़ाई कर, अच्छे मार्क्स आने ही हैं, तो आप अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें। सर मेरा ये एक सवाल है कि जैसे एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे कोचिंग आ गए हैं जी, मगर टारगेट एकेडमी का ये नाम अलग है कि आपका एक अलग टारगेट आपको दिखाई देता है। तो आपकी टारगेट एकेडमी की क्या खासियत है कि बच्चों को कुछ अनोखे टिप्स यहाँ पे मिल सके? या मैडम, देखिए मैडम, आज कोचिंग क्लासेस का जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं तो सबसे यही कहूँगा, एक टारगेट एकेडमी ने एजुकेशन के बारे में या कोचिंग के बारे में एक अलग अपनी पहचान मार्केट में बनाई है। और ये हम पहचान कि मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, तो लास्ट 20 ईयर्स में जितने बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं उनके एक्सपीरियंस भी देखिए। कभी हमको बच्चे मिलते हैं तो उनके एक्सपीरियंस भी हमको सुनाते या अलग से सुनाते। यहाँ पे देखिए मैडम, जो सिस्टम्स बनाया है एकेडमी ने, जो एकेडमिक सिस्टम बनाया है, बच्चों का एंट्रेंस का लेके बोर्ड्स का लेके तो उनका टेस्ट, टॉपिक टेस्ट से लेते तो ग्रुप टेस्ट से लेके तो उनका सेट पेपर, ये प्रॉपरली प्लानिंग्स होता है। और ये ऐसा प्लानिंग नहीं कि चलो भैया संडे का पेपर है तो आज बता दिया और कल परसों पेपर हो गया। यहाँ पे 3 मंथ्स का हर एक स्टूडेंट को 3 मंथ्स का प्लानिंग मिल जाता है। 3 मंथ्स में उसकी कितने टेस्ट होने वाले, कितना सिलेबस होने वाला है और क्या क्या उनके प्लानिंग्स दिए, वो प्लानिंग दी जाती है। सेकंड थिंग्स एक टारगेट एकेडमी में हर बार आपने देखे होंगे कि कोचिंग तो पेपर संडे को लगा देते हैं, लेकिन हमारे एकेडमी में कोई भी जब टेस्ट पेपर होता है तो टेस्ट पेपर के पहले उस चैप्टर के असाइनमेंट के क्वेश्चन बच्चों से करा लेते हैं, ताकि असाइनमेंट के क्वेश्चन रहे तो वो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से वो बच्चों से थोड़ा सा करा लेते, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी लेते, ताकि संडे तक के, मंडे से सैटरडे तक हम लेते हैं और संडे को उसका टेस्ट जब होता है तो बच्चा अच्छे से पेपर लिखता है एंड उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए। आज फिजिक्स का पेपर है, बहुत सारे बच्चे हमको मिलके गए, लेकिन एक उनके चेहरे पे खुशी थी कि हमारी जो टेस्ट हुई है, जो हमने इवैल्यूएशन किया है, टारगेट एकेडमी में जो टेस्ट हुई है, जितने पेपर्स हुए हैं, जितने प्रैक्टिस पेपर हुए, जितने असाइनमेंट हुई है, जो डीपीपी हुई है, इनके बदौलत वो एक सेटिस्फाइड थे और उनको पता था कि आज पेपर कैसा भी है हम 100% पेपर सॉल्व कर सकते। बहुत अच्छा, सर के फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं और बच्चों को किस तरह से पढ़ना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं जो सर के साथ सालों से जुड़े हुए हैं, कुछ भी समस्या रहे तो ज़रूर सर के पास आते होंगे। सर नेट जी ऐसे आईआईटी जैसे एग्ज़ाम जो होती है उसके लिए टारगेट एकेडमी क्या विशेषताएं बच्चों को पुराती है जिससे बच्चे अपने एग्ज़ाम में आगे आए? टारगेट एकेडमी की ऐसी विशेषता है मैडम, देखिए अभी तक 20 साल में करीबन 400 प्लस डॉक्टर यहाँ से निकल गए और करीबन इंजीनियरिंग के तो 1500 से प्लस लड़के इंजीनियर बन गए। करीबन 8 से 9 बच्चों ने आईआईटी भी ज्वाइन किया है। तो इतने सालों में ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट उसी बेसिस के ऊपर आता है जिस बेसिस के ऊपर एकेडमी ने प्लान्स किए हैं। एकेडमी के खुद के प्लान्स होते हैं और उस प्लान को हम बच्चों को देते हैं और बच्चों को उसी प्लान से उनका जो आउटवर्क है, उनका बच्चों का जो स्टडी है वो प्रॉपर स्टडी और टारगेट का स्टडी मटेरियल, हमारा खुद का स्टडी मटेरियल होता है जो हम खुद प्रॉपरली खुद ही बनाते हैं और वही स्टडी मटेरियल हमारे जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में स्टडी मटेरियल बनाए और वो स्टडी मटेरियल की स्टडी मटेरियल और प्रॉपर एक्सपीरियंस फैकल्टी, इस फैकल्टी के नॉलेज से जो बच्चे को टीचिंग्स करते हैं, इसकी वजह से बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और हर साल हमने देखे होंगे, हर साल टारगेट एकेडमी एक बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट देके
अच्छा रिजल्ट देके हर साल मार्केट में अपना नाम कमा रही है। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि खास अगर देखिए टारगेट एकेडमी की स्पेशलाइजेशन क्या है, तो टारगेट एकेडमी में जो नीट या जेडब्ल्यू की कॉम्पिटिटिव जो बैचेस होती है, इस बैच में एक लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, ताकि बच्चों को हर एक बच्चे के ऊपर पर्सनल कंसंट्रेशन हो जाए। हमने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, इसमें डीप तक के नॉलेज चाहिए, और नॉलेज के साथ साथ बच्चे के साथ टीचर खड़ा है भैया, ये होना चाहिए। उसके साथ मेरे फैकल्टी मेरे साथ खड़ी है, ये होना चाहिए। तो यही एकेडमी साथ में करती है बच्चों को। जिस तरीके से एक बैच में देखने, हमने नीट के बैच में आप देखे होंगे मार्केट में एक बैच में 100 बच्चे हॉल में बैठ जाते हैं, माइक लेके टीचर पढ़ा देते हैं, बट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें नहीं हो पाती। इसलिए टारगेट एकेडमी ऑफ साइंस में नीट की 40 स्टूडेंट की बैच, जेडब्ल्यू की 40 स्टूडेंट की बैच, और नीट का प्रिपरेशन अलग, बोर्ड का प्रिपरेशन अलग, ये दोनों चीजें डिफरेंट करती है। बहुत अच्छे टारगेट एकेडमी में बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है, अच्छे पढ़ाई के फॉर्मूले भी आपको मिलते हैं। सर बीच में हमने सुना था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई मराठी में होगी, तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? या मैडम बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए मैडम, हम तो अगर महाराष्ट्र में रहे तो महाराष्ट्र तो यही बात कहेंगे, हम महाराष्ट्र के लोग हैं तो मराठी में होनी चाहिए, हमारी मातृभाषा है। बट एक चीज मेरे को एक सवाल गवर्नमेंट से भी पूछना था, लेकिन ठीक है मराठी में लैंग्वेज में हमारे इंजीनियरिंग की स्टडी हो पाए, लेकिन हमारे बच्चों को सिर्फ महाराष्ट्र में जॉब थोड़ी ना मिलने वाला है, वो तो बाहर भी जाना चाहिए ना, कंपटीशन कैसे बढ़ेगा। और महाराष्ट्र में सब लोग अगर मराठी में पढ़ाई करेंगे और महाराष्ट्र में सब जगह जॉब के तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस देखना पड़ेगा, है ना, सब जन एक ही जगह पे अप्लाई करेंगे। तो मैं तो इस चीज के थोड़ा विरोध में हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मातृभूमि की मराठी का मैं कुछ इरिस्पेक्ट करता हूँ, बट हमारे बच्चों को नॉलेज, क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं यही कहूँगा कि एक यूनिवर्सल जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश में इंजीनियरिंग की स्टडी होनी चाहिए, ताकि हमारा बच्चा यूएसए जाए या फ्रांस जाए, अमेरिका कहीं भी जाए, वो हर एक आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद भी खुद में वो कंपटीशन में खुद रखना चाहिए उसने। बिल्कुल, सर ने कहा है कि मातृभाषा जरूरी है, मगर हम सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहने वाले, या हमारे जो जॉब है वो आउट ऑफ कंट्री भी आजकल ज़्यादा बच्चे वहाँ फोकस कर रहे हैं। तो सर का यही कहना है कि एजुकेशन मराठी में होना कोई बुरी बात नहीं है, बट हमें आउट ऑफ कंट्री वर्क करना है, तो जो एजुकेशन चल रहा है वैसे ही चलते रहे। सर प्लेसमेंट पर मैं बात करती हूँ, तो प्लेसमेंट हमारे देश में कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है और बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। तो आज युवा इतना एजुकेशन लेने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद भी, एमबीए के स्टूडेंट्स की भी पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, मगर आज ये सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? एक्चुअली आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया मैडम। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत है, क्योंकि सरकार आती है जाती है, और अभी जो चल रहा है आपने देखे होंगे, अभी थोड़ा बहुत किसी का ही ध्यान बच्चों के ना एजुकेशन की तरफ है ना एम्प्लॉयमेंट की तरफ है। तो अक्सर मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है, बट अपनी जो आपकी जो कैपेसिटी है उसको प्रूव करना सीखो। मैं तो यही कहूँगा हर एक बच्चों को अपनी कैपेसिटी को प्रूव करो। आप पहले 10 जो आते हैं उसमें 10th में आने की कोशिश करो, पहले 10th में आओ तो जॉब आपको मिल जाएंगी। और रह गई बात कि अक्सर हमारे इंडिया में एक चीज़ हमने देखी है कि एक बच्चा कहीं और जा रहा है, नहीं उसको आईआईटी के भैया कंप्यूटर साइंस ले, उसको जॉब मिल गया है, एक को एमबीए लिया तो एमबीए को जॉब मिल गया है। तो हमारे बाकी जो बच्चे वो सब एमबीए में चले जाते हैं, बोलते एमबीए में जॉब है। अब देखिए कुछ 2 साल के बाद वहाँ पे भी रिसेशन आ जाता है। अब देखिए होंगे अभी लास्ट 2 ईयर में ऑनलाइन एजुकेशन था, तो सब बच्चे अभी इंजीनियरिंग में आईटी कंप्यूटर यही चाहिए सब बच्चों को। अब देखिए 2 साल के बाद में आईटी कंप्यूटर इतने बन जाएंगे तो आईटी कंप्यूटर वालों को कोई पूछेगा नहीं, फिर से मदर ब्रांच होती है, मैकेनिकल हो गया या इलेक्ट्रिकल हो गया, इसी पे जाएंगे। तो मैं यही ऐसे युवा को यही कहूँगा कि आप जिस ब्रांच में एजुकेशन करना चाहते हो, दुनिया किस तरफ जा रही है उसको मत देखो, बट आप एमबीए में करना चाहते हो, मैकेनिकल में करना चाहते हो या बीएससी एग्रीकल्चर, जिस फील्ड में भी आप अपना एजुकेशन ले रहे हो वहां पे टॉप रहने की कोशिश करो, ताकि उस रिलेटेड डिपार्टमेंट का, रिलेटेड कोर्सेज का अगर कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है तो आपका नंबर वहां लग जाना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया है युवाओं को स्पेशली, क्योंकि काफ़ी युवा है वो एमबीए की ओर रुख करते थे, इंजीनियर की ओर रुख करते थे, और उसके साथ साथ बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई थी, कई एम्प्लॉयमेंट नहीं थे। तो सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आपका टारगेट क्या है, आप उस तरह फोकस कीजिए कि दूसरा क्या कर रहा है और उससे प्लेसमेंट मिल गया इसलिए मुझे भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका
टारगेट बनाएंगे और आप अपने क्षेत्र में अपने इसमें आगे बढ़े ताकि आप भी प्लेसमेंट के भागीदारी ज़रूर बनोगे। सर आखिरी सवाल ये कि क्या 10th और 12th के बच्चों को अब एग्ज़ाम है तो महाराष्ट्र टीवी 24 के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए मैडम, आज 10th-12th की बोर्ड की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है। CBSE ICSE बोर्ड की सभी की एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो गई है, मैं बच्चों को तो यही कहूँगा, आपने साल भर ने जो मेहनत ली है, ये मेहनत की वजह से आपके जो रिज़ल्ट आने वाले, बहुत रिज़ल्ट आने वाला है। बट आप अपना कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास कभी भी कम मत होने दो। आपने यही देखो कि साल भर आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत कभी भी वेस्टेज नहीं जाएगी। बस आपको वही कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के आपका पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व करो ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। और यही मैं स्टूडेंट को कहूँगा कि बच्चों, 10th एंड 12th इज नॉट अ लास्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। ये जीवन की आखिरी एग्जाम नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो हमको एग्जाम से घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में है तो बहुत सारे एग्जाम देनी है। और 10th और 12th बोर्ड की एग्जाम ये जीवन की कोई लास्ट एग्जाम नहीं है। इसलिए आप जैसे डेली एग्जाम आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में देते हो, वैसे ही डेली एग्जाम, नो टेंशन लेके कोई बॉर्डरेशन नहीं, आराम से दो, क्योंकि जीवन में एक एग्जाम अगर फेल हो गए तो पूरा जीवन समाप्त नहीं होता है। इसलिए बी पॉजिटिव रहो और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा मैसेज दिया है दिनेश सर ने कि बच्चों ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि आप अगर इसमें फेल होते हैं, पास होते हैं, कम परसेंटेज आते हैं तो डिस्टर्ब ना होएं और कोई भी कदम ना उठाए ताकि आपका भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि भविष्य बहुत बड़ा है। और 10th और 12th जैसे सर ने कहा है कि ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारी एग्ज़ाम है और शुरुआत तो हमारी 10th-12th के बाद होती है, तो इसलिए ना घबराए, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिए। जैसे जैसे टिप्स आपको सर ने बताया है वैसे फॉलो कीजिए। और आप भी अगर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं और आपका भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आप टारगेट एकेडमी में ज्वाइन कीजिए, सर से मुलाकात कीजिए, एक बार तो भी यहाँ आकर विजिट कीजिए ताकि आपके डाउट्स हो गए या आपको क्या आगे बढ़ना है ये दिनेश चौहान सर आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये थे टारगेट एकेडमी ऑफ साइंस के दिनेश चौहान सर, जिन्होंने आज हमारे साथ बहुत सारी बातचीत की है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।